बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 6 सदस्यीय गौ कैबिनेट का गठन कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में गौ कैबिनेट बनाई गई है। इसके अलावा इस कैबिनेट में 5 सदस्य होंगे, जिनमें गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वन मंत्री विजय शाह, कृषि मंत्री कमल पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल शामिल हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुबह ही ट्वीट के जरिए गौ कैबिनेट बनाने का ऐलान किया था, जिसको लेकर अब आदेश भी जारी हो गए हैं। गौ कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी के मौके पर आगर मालवा के सालरिया गौ अभ्यारण्य में होगी। गौ कैबिनेट के अलावा सीएम शिवराज की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पर्यटन कैबिनेट का भी गठन किया गया है। गौ संवर्धन से, गौ पालन से संबंधित जितने भी विभाग हैं, चाहे वो पशु विभाग हो, कृषि विभाग हो, नगरीय निकाय हो या फॉरेस्ट हो, जितने भी हैं जो उसके स्टेक होल्डर या हम कह सकते हैं भागीदार विभाग हैं, जहाँ जहाँ पर हमें लगता है कि उनकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित होना चाहिए, उन सभी को एकत्रित करके गौ कैबिनेट का गठन होगा, जो गौ संवर्धन, गौ पालन और गाय से जुड़े हुए सभी विषयों को केंद्रित रखते हुए आगे की योजनाएं बनाई जाएंगी। और इसी मुद्दे पर देखिए आज रात 8 बजे आपकी आवाज। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने जा रही है और नए कानून में आरोपी को 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। लेकिन बीजेपी के पूर्व विधायक जीतू जराती ने सजा को कम बताया है। जराती ने अपने ट्वीट में मांग की है कि कानून में उम्र कैद या फिर फांसी की सजा होनी चाहिए। जीतू जराती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना सराहनीय है, परंतु जो दरिंदे लव जिहाद करते हैं उनके लिए 5 साल की सजा कम है। ऐसे दरिंदों को उम्र कैद या फांसी होना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद करना किसी की हत्या के बराबर है। लव जिहाद के खिलाफ कानून में सजा बढ़ाने की मांग हो रही है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी 5 साल की सजा को कम बताया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास चर्चा में रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कानून में 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन पर आरक्षण प्रावधान भी खत्म करने की वकालत उन्होंने की है। कांग्रेस की प्यार वाली दलील पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि लव जिहाद सुनील दत्त और नरगिस वाला प्यार नहीं, सीता माता को रूबिया बनाने का षड्यंत्र है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा साहब मेरे साथ में मौजूद हैं और लव जिहाद को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस तरह के लव जिहाद को लेकर जो कानून आ रहा है? निश्चित रूप से ये कानून स्वागत योग्य है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मध्य प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। विगत 4-5 सालों से लगातार इस बात की मांग उठ रही थी। संपूर्ण देश में आईएसआई के एजेंट और तथा कथित कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा बहन बेटियों को फेसबुक पर नाम बदलकर फंसाया जाता था, फिर बाद में उनसे मेल मुलाकात बढ़ाकर उनके साथ नग्न और इस तरह की तस्वीरें करके उनको ब्लैकमेल किया जाता था और बाद में उनके साथ दुष्कर्म की उनको शिकार कराया जाता था और फिर बाद में हत्या जैसी क्रूरता की घटनाएं घटित हुई। इससे ये जब कानून आएगा तो ये कानून बेटियों की सुरक्षा के लिए नींव का पत्थर साबित होगा और इसलिए शिवराज जी की सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत स्वागत योग्य, बधाई के पात्र हैं वो, और हम सब उनके साथ हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें थोड़ी और सख्ती जाना चाहिए, इसमें आरक्षण को भी इन्वॉल्व करें, इसमें सजा का प्रावधान। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि ये कानून इतना कठोर हो कि 90 दिन से ऊपर इसको जमानत के पहले मिलनी नहीं चाहिए। हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करे। लव जिहाद नहीं है, ये लव और जिहाद के माध्यम से हिंदुस्तान के खिलाफ सोची समझी षड्यंत्र है, साजिश है। कट्टरपंथी और आतंकवादी सरगनाओं द्वारा ये बेटियों को फंसाने का एक षड्यंत्र किया जाता है, इस पर पैसा खर्च होता है और हिंदू बहन बेटियों को फंसाकर फिसलाकर उनके साथ हत्या और दुष्कर्म जैसे घिनौने कृत्य होते हैं। तो सरकार ने इसको पहचाना है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी अच्छा कानून बनाकर। तो हम चाहते हैं कि सजा और बढ़े और इस पर सरकार विचार करेगी।
थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। प्रोटेम स्पीकर साहब कह रहे हैं कानून अच्छा है, इसमें कुछ और सख्त प्रावधान किए जाने चाहिए, और कांग्रेस को करारा जवाब कहते हुए भी ये कहते हैं कि उन घरों में जाओ जहां पर बेटियों को भगाकर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर के एक बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। रामेश्वर शर्मा के सीता को रूबिया बताने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी से माफी मांगने और रामेश्वर शर्मा को संवैधानिक पद से हटाने की मांग की है। सीता माता की कल्पना इस रूप में करना, ये सीता माता का अपमान है और मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं जो अपनी जो है इष्ट और अपने ईश की भी बारे में ढंग से नहीं सोच सकते। सीता माता की क्या तुलना ऐसे की जा सकती है? ये बहुत शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति जो है क्या संवैधानिक पदों पर बैठे रहने के योग्य, इस पर जो है विचार करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। लव जिहाद पर कानून के मामले में कांग्रेस दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस के कई नेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने लव जिहाद के खिलाफ बन रहे कानून का समर्थन किया है। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट में लिखा कि बलपूर्वक विवाह करना, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के विरुद्ध प्रदेश में कानून बन रहा है। जो ऐसा नहीं करते उन्हें डरने की क्या जरूरत है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए धर्मांतरण के खिलाफ बनाए जा रहे कानून पर सियासत तेज है। कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जीपी धनोपिया का आरोप है कि शिवराज सरकार नया कानून बनाकर लोगों को गुमराह कर रही है, क्योंकि धर्मांतरण के खिलाफ प्रदेश में पहले से कानून मौजूद है जिसमें महिला सुरक्षा के लिए सारे प्रावधान हैं। महिलाओं की, माताओं की, बहनों की रक्षा के लिए कानून बनना चाहिए, कानून में सख्ती लानी चाहिए। कांग्रेस इसकी पक्षधर है, सभी लोग से पक्षधर है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो राजनीति करने के उद्देश्य इस तरह की बातों करके लोगों में चर्चा करना चाहती है कि आम जनता में इस तरह की बातें हों, लोगों में भेदभाव हो और एक अफवाहों का माहौल बने, जबकि कानून लागू है। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 प्रभावशील होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि नया कानून लेके आए। हाँ, उसको सुधार कर सकती है, वो करना चाहिए। मध्य प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी के गठन में हो रही देरी को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कार्यकारिणी के ऐलान में हो रही देरी को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस का आरोप है कि सिंधिया और उनकी टीम को एडजस्ट करने के चलते बीजेपी देरी कर रही है। तो वीडी शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। वीडी शर्मा ने साफ किया है कि बीजेपी में सब बीजेपी के हैं, कोई किसी का खास नहीं है। किसे क्या काम देना है ये निर्णय संगठन का है। दरअसल पिछले 5 सालों से मध्य प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी का इंतजार किया जा रहा है। इस दौरान 3 बीजेपी अध्यक्ष बदल चुके हैं। वीडी शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नई टीम में युवा और नए चेहरों को तरजीह देने की प्लानिंग थी, लेकिन सिंधिया खेमे के बीजेपी में शामिल होने और प्रदेश में पार्टी की सरकार आने के बाद एक बार फिर कार्यकारिणी के गठन में अब देरी हो रही है। 7 सीटें ये हार गए, उनको माइनस कर दिया। इधर जो इनको बहुमत चाहिए था उसके लिए सीटें में इन्होंने ज़्यादा काम किया। अब इनके यहाँ झगड़े शुरू हो गए हैं। जो सिंधिया जी के लोग कह रहे हैं कि इनके बीजेपी के लोगों ने हरा दिया। अब ये झगड़े चल रहे हैं, कैबिनेट विस्तार का झगड़ा है, विधानसभा अध्यक्ष झगड़ा है, इसलिए अब झगड़े ही झगड़े हैं। न उसका विस्तार होगा, न कैबिनेट का, और न ही विधानसभा। ये सब चीज़ों को बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, मार्च तक ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने तंत्र और सिस्टम से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में जिस कार्यकर्ता को जहां आवश्यकता है वो वहां काम करेंगे। वो किसी के समर्थक नहीं है। ये भ्रम मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने दूर कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, तो यहां भाजपा के कार्यकर्ताओं में जिसकी जहां आवश्यकता है, कौन किस काम के लिए उपयोगी है, हम तो कहते हैं कि प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता, और प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम सबको मिलेगा। बीएसपी विधायक रामबाई ने अपना अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी से लड़ने की इच्छा जाहिर की है। रामबाई ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत मेरे जीजाजी हैं, और जब अपने उस पार्टी में हैं और उनका आदेश हुआ है तो हो सकता है कि मैं अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ूं। वहीं शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री पद दिए जाने के सवाल पर रामबाई ने कहा कि उन्हें निगम मंडल में कोई जिम्मेदारी मिल सकती है।
रामबाई सिंह पथरिया सीट से बीएसपी विधायक हैं। मंत्री, आपको मंत्री बनाए जाने की राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा चलती है, कब मंत्री बन रही हैं? देखिए, गलियारों में चर्चा कहूँ नहीं चल रही, जा तो आप सही बोल रहे हो। इससे के अब गलियारों में चर्चा कहाँ से चले? कैसे जब बनने थी, जब नहीं बने हैं तब तो फुल फ्रेश में सरकार आ गई। अब नहीं बनेंगे तो अब मंत्री की तो जो सत्य है वो आप भी जानते, हम भी जानते। हाँ, लेकिन इतना है कि जो भूपेंद्र सिंह जी हैं, नरोत्तम भैया हैं, शिवराज सिंह जी हैं, ये कोई निगम का पद जरूर दे सकते हैं अगर वो चाहें तो। कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाएगी, राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाएगा। अब देखिए, ये विशेष अधिकार स्वयं शिवराज सिंह जी के हैं। उन्हें जो लायक लगेगा उन्हें वो देंगे, और जो नहीं लगेगा उन्हें नहीं देंगे। रामबाई को जनता से जुड़ा नेता कहा जाता है। आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से आगामी चुनाव लड़ने की बात आपने कही, गोविंद सिंह की कही। रामबाई क्या सोचती हैं, जनता क्या चाहती है आपके क्षेत्र की, बीजेपी की तरफ से? अभी 3 साल चुनाव को हैं और इन 3 सालों में मैं रेगुलर क्षेत्र में जाती हूँ, हम जाते, हमारे हस्बैंड जाते, हमारा परिवार सभी क्षेत्र में रहता है। आपने कहा ना मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी। नहीं मानने पड़ेगी क्या, मैं खुद मानना चाहती हूँ, क्योंकि अब अधिकार तो है कम से कम, जहाँ जीजा जी हैं, हमारे सगे रिश्तेदार हैं, तो हक से लड़ सकती हूँ ना कोई भी क्षेत्र के काम के लिए। तो जहाँ अधिकार होता है उधर ही तो जाते हैं लोग। चुनाव की बात कर रहा हूँ, आगामी चुनाव की। तो चुनाव भी इसलिए तो चुनाव लड़ने के लिए बोल रही हूँ। तो वो जनता से चर्चा करेंगे, पहले जनता बात करते क्या बोलती है, और फिर जीजा जी ने भी कहा तो उस पर भी विचार करेंगे, और हो सकता है अगला चुनाव में बीजेपी से लड़ूं। बिल्कुल साफ तौर पर ये विधायक रामबाई हैं, और साफ तौर पर कहा है कि भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह ने उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ने के लिए कहा है, और साफ तौर पर रामबाई ने ये बात कही है कि हो सकता है वो आगामी चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ें। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। ग्वालियर पहुंचे उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की 7 सीटों पर मिली हार को प्रयास की कमी माना। भारत सिंह ने कहा कि संगठन स्तर पर हार की समीक्षा की जा रही है। वहीं गौ कैबिनेट के गठन का मंत्री ने स्वागत किया। निश्चित रूप से सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है कि गौ माताओं के लिए ठीक जगह व्यवस्थित हो, उनके चारे पानी की फिक्र हमारी सरकार करेगी और संगठन भी करेगा, और विभिन्न क्षेत्रों में जो समितियां हैं गौ पालन का जो काम करते हैं, वो देखते हैं, उनके माध्यम से भी किया जाएगा। एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने आज भोपाल में विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि 7वें वेतनमान की अधिसूचना 2017 में जारी की गई थी, लेकिन अभी तक बिना किसी कारण के इसे रोक कर रखा गया है। साथ ही एमपी शासन के आदेश के अनुसार 10 और 20 साल में समयमान वेतनमान की पात्रता होती है, जिसे विश्वविद्यालय समिति की अनुशंसा के बाद भी अब तक लागू नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि कुलपति ने 2 साल से फाइल अपने पास रखी है, जबकि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इसका लाभ ले लिया है। विश्वविद्यालय अशैक्षिक कर्मचारी वेलफेयर समिति के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन को एमपी संविदा कर्मचारी महासंघ ने भी समर्थन दिया है और मांगे पूरी नहीं होने पर पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। भोपाल में विश्वविद्यालय कैंपस के अलावा प्रदेश के 11 रीजनल सेंटर्स पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कर्मचारी आज 7वें वेतन की मांग को लेकर पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भोज विश्वविद्यालय का जो कैंपस है वहाँ आप देख सकते हैं कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं, कुलपति के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब पूरे प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों को 7वां वेतनमान मिल रहा है तो फिर भोज विश्वविद्यालय के कर्मचारी 7वें वेतनमान से क्यों वंचित है। और यही मांग लेकर आज पूरे प्रदेश भर के भोज विश्वविद्यालय के कर्मचारी जो है नारेबाजी कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ, कुलपति के खिलाफ और उच्च शिक्षा विभाग के खिलाफ। रमेश जी, आप भी कर्मचारी संगठन से क्या कुछ मांगे, इनके क्या समर्थन? देखिए, विगत 2-3 सालों से इनकी परिवहन बोर्ड कमेटी ने 7वें वेतनमान का आदेश और जो स्वीकृति वो दे रही है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है
कि कुलपति जिन्हें मुखिया कहा जाता है, इन कर्मचारियों के भी मुखिया हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक आदेश जारी नहीं किया, जिससे प्रदेश के भोज विश्वविद्यालय के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनमें आक्रोश व्याप्त है। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय से और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री से मांग करता है कि प्रदेश के भोज विश्वविद्यालय के जो भी कर्मचारी हैं उनको 7 वेतनमान, समय वेतनमान, जो कि उनका हक और अधिकार है, आज पूरे प्रदेश के अंदर भोज विश्वविद्यालय ने अपना एक नाम कमाया है और सिर्फ इन कर्मचारियों की मेहनत की वजह से कमाया है। इनको 7 वेतनमान शीघ्र दिया जाए, समयमान वेतनमान दिया जाए, वो अन्य जो भी मांगे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, नहीं तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी संगठन भोज विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतर के प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। पूरे प्रदेश के भोज विश्वविद्यालय के कर्मचारी 7वें वेतनमान की मांग को लेकर आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। भोज विश्वविद्यालय कैंपस में भी ये प्रदर्शन जारी है। कैमरा पर्सन लवनीश सैनी के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया, भोपाल। खबर है भोपाल से, जहां क्रिस्प की बिल्डिंग कुर्क करने पहुंची जिला प्रशासन की टीम। सूक्ष्म और लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। सीनेट कंपनी का भुगतान नहीं करने पर बिल्डिंग कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। क्रिस्प को 2 करोड़ 45 लाख से ज्यादा रुपए का भुगतान करना है। सर्विस प्रोवाइडर कंपनी सीनेट ने क्रिस्प के लिए किया था काम। क्रिस्प यानी सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, यहां पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची है। तो जो भुगतान होना था 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का, वो हुआ नहीं, जिसके बाद सीनेट कंपनी का भुगतान न होने पर प्रशासन पहुंचा है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रमोद, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, क्रिस्प को जो सीनेट कंपनी है, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उसमें काम किया था क्रिस्प के लिए और 2 करोड़ से ज्यादा का ये इन्हें क्रिस्प को भुगतान करना था सीनेट कंपनी को। लेकिन तय समय सीमा में पैसों का भुगतान जब नहीं किया गया तो सीनेट कंपनी जो मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल पहुंची थी और वहां पर फिर जो सूक्ष्म लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। क्रिस्प की बिल्डिंग को कुर्की करने के लिए वहां पर जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी और फिलहाल जो वैधानिक कार्रवाई है वो करने के बाद वहां से जिला प्रशासन की टीम आ गई है। वहां पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, कुछ दिन का समय दिया गया है। ठीक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबर ग्वालियर से है, जहां एंटी माफिया अभियान के तहत कांग्रेस नेता अशोक सिंह के मैरिज गार्डन पर चल रही कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी है। वहीं अशोक सिंह के वकील ने इस कार्रवाई को गलत बताया है और कहा है कि जमीन को लेकर पहले से कोर्ट में मामला लंबित है। प्रशासन को स्टे ऑर्डर सहित कोर्ट के अन्य दस्तावेज दे दिए गए हैं। ग्वालियर जिले में अफसरों ने अब पूरे जोर शोर से एंटी माफिया अभियान चलाने की तैयारी कर ली है और बात मिलावटखोरों, भूमाफिया, माइनिंग माफिया, शिक्षा माफिया और अन्य किसी भी माफिया की हो, सभी पर अब प्रशासन शिकंजा कसने जा रहा है। प्रशासन के लिए जमीन माफिया सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस सरकार में 700 बीघा जमीन माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई थी, लेकिन अब उन पर फिर से माफिया कब्जा कर रहे हैं। कलेक्टर कौशलेन विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया है कि एंटी माफिया अभियान को सख्ती से अंजाम दिया गया है और इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि कमलनाथ सरकार में 11 माफिया टारगेट पर लिए गए थे, लेकिन चंद माफियाओं पर ही कार्रवाई हुई थी। लगातार हम लोगों ने कई कुंटल मावा सील किया, बसों पे केस बनाए, तो वो चल रहा है। इसके अलावा जमीन माफिया, राशन माफिया, जितने भी प्रकार के माइनिंग माफिया, सभी पे कार्रवाई करेंगे। हमारी प्रोसेस चल रही है, वो स्टार्ट भी हो गई है। धीरे धीरे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। एकदम मिलावटखोरों में जो लोगों पे दोबारा केस बन रहे हैं, उन पे हम NSA की कार्रवाई करने जा रहे हैं। ग्वालियर में बेधड़क चोरी करने का मामला सामने आया है। घटना इंद्रगंज थाना के परिकल्प टावर की है, जहां 2 शातिर चोर सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए कैद हो गए। दोनों ही चोर परिकल्प टावर की 3री मंजिल पर पहुंचे और 7 से 8 दफ्तरों के ताले तोड़कर उसमें रखी नकदी लेकर भाग निकले। 3री मंजिल में दाखिल होने से पहले
चोरी करने तक की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सारी ड्रॉवर के अंदर खोला था अच्छे तरीके से, पूरे चारों तरफ वो था, हमारी नकदी रखी हुई थी 45-40 हज़ार रुपये करीब थे, वो सब निकाल के ले गए। सब पूरा सामान चेक किया उन्होंने, फाड़ की चीजें चेक करी हैं। कितनी ऑफिस है, कितने की चोरी? यहाँ करीब पूरे इस ब्लॉक में 8-9 ऑफिस की हुई है और सेकंड फ्लोर पे जो है वो वहाँ पर भी 4-5 ऑफिस है, उनका भी तोड़ा गया और बाकायदा गेट तक तोड़ दिए हैं पूरे। जो ऑफिस हैं उनके ताले टूटे हैं। एक तो वकील साहब हैं, डीपी सिंह साहब वो हैं, और भी लोग हैं। तो उनका कहना है डीपी सिंह साहब के उसमें 40-45 हज़ार रुपये रखे थे, बकाया किसी का ऐसा कोई सामान गया नहीं है और हम लोग देख रहे हैं। तो फुटेज भी मिले हैं तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोग थे, कुछ भी जानकारी? अभी तक संभावना 2 लोगों की लग रही है और आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इंदौर के बड़े ज्वेलरी शोरूम आनंद ज्वेलर्स के 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें पूरे इलाके में अब हड़कंप मच गया है। 35 कर्मचारियों का टेस्ट किया गया था, जिसमें से 20 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन कर्मचारियों से संपर्क में आने वाले ग्राहकों को ट्रेस किया जा रहा है। वहीं सीएमएचओ अब कार्रवाई के मूड में भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि शोरूम में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, जिससे कई लोग खतरे में हैं। शोरूम संचालक को नोटिस भी जारी किया गया है। हाल ही में त्योहार भी निकला है, धनतेरस का और दीपावली का। ऐसे समय में बड़ी संख्या में ग्राहक यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में आज से वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक की शुरुआत हुई है, जिसको लेकर भोपाल में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। 18 से 24 नवंबर तक चलने वाली इस वर्कशॉप में आज सभी जिलों के डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने शिरकत की। नेशनल हेल्थ मिशन के अपर संचालक डॉक्टर पंकज शुक्ला भी इस आयोजन में शामिल हुए। डॉक्टर शुक्ला ने एंटीबायोटिक दवाइयों से जुड़ी हुई कई बातें साझा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये दवाएं हमारे शरीर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव डालती हैं। वहीं मौजूद वहां पर एम्स के डॉक्टर सागर ने बताया कि किस तरह ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स लेने से किडनी और लीवर पर बुरा असर पड़ता है और रोजमर्रा की जरूरी चीजों में किस तरह एंटीबायोटिक का उपयोग भी हो रहा है। जो यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक इन अदर प्रोडक्ट्स जो इनडायरेक्टली आपके पास जो आपका बॉडी में आप फूड के नाते कंज्यूम करते हैं, तो इन चीज़ों में लोग पहले अवेयर हो जाएं तो लोग को पता चलें कि ऐसे भी एंटीबायोटिक का जो है जो यूसेज के कारण जो रेसिस्टेंस है जो डेवलप हो सकता है, कि इस चीज़ को लोग तक अंतिम लोग तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोग अवेयर हो जाएं। ये इट इज़ मोर ऑफ एन अवेयरनेस क्रिएटिंग। मोटे तौर पे कॉमन पब्लिक को जागरूक करना है कि अपने मनपसंद का एंटीबायोटिक या खुद से मांग के दुकान से एंटीबायोटिक ना लें। एंटीबायोटिक एक अलग चीज है, जब तक डॉक्टर दवा ना लिखे। नया प्रेस्क्रिप्शन, ऐसा भी नहीं कि 1 साल पहले आपको जो हुआ था उस बीमारी के लिए जो डॉक्टर साहब ने लिखा था, आज उसको दोबारा दिखा के भैया मुझे यही एंटीबायोटिक दोबारा दे दो, यही सेफिक्सिन दे दो, ये एथ्रोमाइसिन दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें।